Welcome to EH Digital. So we are discussing our question series on engineering mechanics. Till now we have covered the chapter number 2, in which we have already discussed our concepts regarding zero force member, and now we will discuss this particular question which has been asked in GATE 2015 for mechanical engineering. Okay, in this question we have to find out the force in member SR. We have to find out the force in member SR. So basically the methods to find the force in any member of a truss, there are basically two methods. First one is method of joint and the second one is method of section. Okay, there are two methods, method of joint and method of sections. Okay, so we will solve this particular question from method of joint, and before that we will discuss some concepts regarding method of joints, and after that we will discuss method of section also. We will discuss method of section also. Okay, so if you talk about the method of joint, it is basically a joint analysis. It is basically a joint analysis with respect to equilibrium. We are considering the equilibrium of a joint. हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम joint का equilibrium कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, आप कोई सा भी joint यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. आपको क्या है बेसिकली, देखो कंसेप्ट सिंपल ये कि ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली बात है उसके जॉइंट्स भी इक्विलिब्रियम में होंगे. सपोज ये कोई ट्रस है, अगर ये ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली इसके जॉइंट्स भी इक्विलिब्रियम में होंगे. तो सिंपली हम जॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे एंड वी विल फाइंड आउट द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स व्हेन वी आर कंसीडरिंग ऑल द जॉइंट्स. आप सारे जॉइंट्स का एनालिसिस करोगे तो आपका सारे फोर्स निकल कर आ जाएगा सारे मेंबर्स पे. ठीक है, अब इन पर्टिकुलर में एस आर मेंबर ही पूछा है तो हम ऑब्वियसली बात है जॉइंट एस या आर में से किसी का भी एक एनालिसिस करेंगे तो एस आर मेंबर पर फोर्स मिल जाएगा. ठीक है, तो हमेशा सिंपल कंसेप्ट ये है कि ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली जॉइंट्स भी इक्विलिब्रियम में होंगे. तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगानी है जॉइंट के लिए. अब आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम पढ़ा था अच्छे से, क्या कंडीशंस होती है वो भी पढ़ा था. बट किसी भी चीज का एनालिसिस करने से पहले विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम हमें पता होना चाहिए कौन सा फोर्स सिस्टम उसमें अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अगर मैं जॉइंट्स की बात करूं तो जॉइंट्स पे लगने वाला फोर्स सिस्टम क्या है आपका, कंकरेंट फोर्स सिस्टम. क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम. सो बेसिकली जब हम जॉइंट एनालिसिस करेंगे तो जॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द कंकरेंट फोर्स सिस्टम बिकॉज द फोर्स एक्टिंग एट द जॉइंट इज कंकरेंट फोर्स सिस्टम. सिंपल. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाने के लिए हमें ये देखना होता है सबसे पहले फोर्स सिस्टम कौन सा है. फोर्स सिस्टम ही बेसिकली डिफाइन करने वाला है कि आप कौन सी कंडीशंस लगाने वाले हो. ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है वो हमने क्या बोला, मेथड ऑफ जॉइंट. मेथड ऑफ जॉइंट में आप क्या करते हो, जॉइंट एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे हो आप जॉइंट का इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में. अब जब आप इक्विलिब्रियम बोल रहे हो, ट्रस का इक्विलिब्रियम आप मान रहे हो तो डेफिनेटली हर जॉइंट्स का क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम, और आप इजीली उस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कि मेथड ऑफ जॉइंट को किस तरीके से हम अप्लाई करने वाले. ठीक है, फिर देन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट. जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बोला कि बेसिकली दो मेथड्स है, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन. तो दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बट अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ जॉइंट से ही करेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन की. तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे जिसको हम मेथड ऑफ जॉइंट से भी सॉल्व करेंगे एंड मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो देखेंगे बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू मेथड्स कि कौन सा मेथड आपके लिए कन्वीनियंट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, और डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशंस है. जरूरी नहीं है कि एक मेथड जो है वो हमेशा के लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं है. वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस तरीके का आपका ट्रस्ट दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल है. ऐसा नहीं है कि मेथड ऑफ जॉइंट बोला तो यही हमेशा यूजफुल होने वाला है, या फिर मेथड ऑफ सेक्शन की बात कर रहा हूं तो कि वही हमेशा सबसे ज्यादा यूजफुल है, ऐसा नहीं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपको किस पर्टिकुलर मेंबर पे फोर्स पूछा है ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो चीज पे डिपेंड करेगा सारे का सारा कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होगा मेथड ऑफ जॉइंट. अब बेसिकली जैसे हमने बात करी मेथड ऑफ जॉइंट में बेसिकली ये क्या है, जॉइंट एनालिसिस है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम. आप एक एक जॉइंट का क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, जॉइंट एनालिसिस. ठीक है, जॉइंट एनालिसिस है. आप कोई सा भी जॉइंट कंसीडर करो उस पर क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है.
अच्छा, जैसे हमने बोला ज्वाइंट की बात करते हैं तो ज्वाइंट पे लगने वाला फोर्स सिस्टम कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। आप कोई सा भी ज्वाइंट उठा लो, सपोज एक क्यू है, क्यू पे एक तो रिएक्शन लगेगी, सपोर्ट रिएक्शन, एक मेंबर टी क्यू और एक मेंबर क्यू आर, सारे के सारे फोर्स मीट कर रहे हैं ना इस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे, सारे के सारे फोर्स इस पर्टिकुलर क्यूब जो है ज्वाइंट उस पे जाकर मीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। आप कोई सा भी ज्वाइंट सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट इज द कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके, ठीक है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। देन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या लगने वाली है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको मालूम है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होंगी, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0, ठीक है। डायरेक्टली आप इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे ध्यान से सुनना बात कि यार इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दो ही इक्वेशंस है, तो एट अ टाइम आप किसी भी ज्वाइंट का एनालिसिस कर रहे हो तो दो ही अननोन आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप कोई ऐसा ज्वाइंट ले रहे हो जहां पे मोर देन 2 अननोन्स हैं, तब वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस। मैथमेटिकली 2 इक्वेशंस है तो दो ही अननोन आप सॉल्व कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो आप हमेशा वो ज्वाइंट का सबसे पहले सिलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम 2 ही अननोन्स हो, दो ही मैक्सिमम अननोन्स होंगे, तो आप इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इक्वेशंस आप इजीली आंसर कर पाओगे अननोन के बारे में, ठीक है। तो ज्वाइंट एनालिसिस सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस माननी है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा तो दो इक्वेशंस हमारी एप्लीकेबल होंगी, ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। अब ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि आपका मैक्सिमम 2 ही अननोन हो उस पर्टिकुलर ज्वाइंट में जिसका आप एनालिसिस करने वाले हो, तो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये ज्वाइंट एनालिसिस सिंपल है, आप डायरेक्टली इक्वेशंस अप्लाई करोगे किसी भी ज्वाइंट के लिए तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, सिंपल। अब सबसे पहले तो आप इक्वेशंस लगाओगे, इक्वेशन लगाने से पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का। जिस भी ज्वाइंट का आप एनालिसिस करना चाह रहे हो तो उस ज्वाइंट का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद ही आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाते हो ना, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। फर्स्ट स्टेप होता है क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया आपने, तब जाके आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा सकते हो, तब जाके आप क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टेप की मैं बात करूं, ज्वाइंट एनालिसिस है ये, तो स्टेप नंबर 1 जो होने वाला है हमारा, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ ज्वाइंट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ ज्वाइंट, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और ज्वाइंट सिलेक्ट कौन सा करना है जिसमें मैक्सिमम 2 ही अननोन हो, जिसमें मैक्सिमम 2 ही अननोन हो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बट कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है, मैक्सिमम 2 ही अननोन सॉल्व हो सकते हैं, तो 2 ही अननोन वाला केस लेना है, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं बात करूं, सपोज क्यू ज्वाइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये रोलर सपोर्ट है, बेसिकली एक सपोर्ट रिएक्शन भी आने वाला है यहाँ पे, एक यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। इसको मैं क्यू वाई बोल देता हूं, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन लगेगा क्यू पे, और एक रिएक्शन यहाँ पे भी लगने वाला है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पी वाई, क्यू वाई एंड पी वाई, ठीक है। ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। इसी के साथ आप लिख सकते हो एंड ऑल्सो फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन निकालना भी बहुत जरूरी है, विदाउट दैट आप क्या कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको सपोर्ट रिएक्शन पता होना चाहिए, एंड ऑल्सो फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, एंड ऑल्सो फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक से 2 स्टेप, ठीक है। अगर इसको मैं अलग से लिखूंगा तो 3 स्टेप हो गए, बेसिकली 2 ही स्टेप है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फिर देन क्या है, ये आपके जो सपोर्ट रिएक्शंस है इनको फाइंड आउट करना, सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करना, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप लगा सकते हो, ठीक है। अब किसी केस में आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने का रिक्वायरमेंट होगा या किसी केस में नहीं भी हो सकता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो सिंपली ज्वाइंट एनालिसिस है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगेंगी किसके अकॉर्डिंग, फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंग। फोर्स सिस्टम क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, जब भी आप ज्वाइंट पे देखोगे तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। अब यही बेसिकली जो प्रोसीजर है यही हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी, एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एसआर मेंबर पे फोर्स क्या होता है।
अब ये तो चलो प्रोसीजर क्लियर हो गया, लेकिन सबसे बड़ा डाउट रहता है हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि मेंबर पे फोर्स टेंशन होगा कि कंप्रेशन। ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि फोर्स ऑन द मेंबर इज टेंशन और कंप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? आपको सिंपली याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर फोर्स अवे फ्रॉम द पिन होगा, अगर फोर्स अवे फ्रॉम द पिन होगा तो डेफिनेटली मेंबर इज इन टेंशन, मेंबर इज इन टेंशन। एंड इन अ केस अगर फोर्स इज टुवर्ड्स द पिन देन मेंबर इज इन कंप्रेशन, देन मेंबर इज इन कंप्रेशन। ठीक है, अभी ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अभी जो भी जस्ट अभी मैंने दो पॉइंट्स बोले, इसको भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो टेंशन और कंप्रेशन की हम जो बात कर रहे हैं, कैसे वो टेंशन और कंप्रेशन में हो रहा है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया बट अगर आपको टेंशन या कंप्रेशन में कंफ्यूजन है तो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, साथ साथ उसका डायरेक्शन, उसका नेचर, बेसिकली टेंशन या कंप्रेशन, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला, इफ फोर्स इज अवे फ्रॉम द पिन देन मेंबर इज इन टेंशन। देखो सपोज कोई मेंबर है, ये कोई आपका मेंबर है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है दोनों एंड्स पे कनेक्शन होगा, दोनों ही एंड्स पे कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब जनरली जो कनेक्शन हम मानते हैं पिन कनेक्शन मानते हैं, जनरली हम जो डिस्कस करते हैं वो पिन कनेक्शन। ठीक है, याद रखना पिन कनेक्शन। ठीक, चलो पिन कनेक्शन है, ये आपका मेंबर है, ये दो पिन लगे, हमेशा एंड कनेक्शन होता है, ये हम डिस्कस भी किया था पॉइंट कि ट्रस में जो मेंबर्स होते हैं वो एंड कनेक्टेड होते हैं। अब मैंने क्या बोला कि फोर्स अवे फ्रॉम द पिन होगा, पिन पे लगने वाला फोर्स, इसको थोड़ा सा मैं और डिस्टेंस में बना देता हूं ताकि फोर्स जब डायग्राम बनाए वो आपको क्लियर हो। ठीक ठीक, ये ठीक है, अब मैंने क्या बोला, फोर्स इज अवे फ्रॉम द पिन, फोर्स इज अवे फ्रॉम द पिन, मतलब अवे फ्रॉम द पिन तो कुछ इस तरीके से होने वाला है, अवे फ्रॉम द पिन इस तरीके से होने वाला है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो पिन पे अवे फ्रॉम द पिन होगा जस्ट इसके इक्वल एंड अपोजिट यहां पे भी फोर्स लगेगा मेंबर पे, सो दैट ये क्या इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे रह पाए। तो डेफिनेटली मेंबर पे जो फोर्स लगने वाला है वो कुछ इस तरीके से लगने वाला है, कुछ इस तरीके से लगने वाला है। ठीक है, हम ज्वाइंट का एनालिसिस कर रहे हैं बट ज्वाइंट पे लगने वाले फोर्स के बेसिस पे हमने बता दिया कि मेंबर क्या है, टेंशन में होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। हमने क्या बोला सबसे पहला पॉइंट कि इफ अ फोर्स इज अवे फ्रॉम द पिन, फोर्स इज अवे फ्रॉम द पिन देन द मेंबर इज इन टेंशन। अब कैसे टेंशन, आपको पता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, अगर आपको आइडिया हो तो मेंबर का बेसिकली टेंशन कंप्रेशन कैसे चेक करूं, सिंपली एक सेक्शन कट कर सकता हूं मैं, सिंपली एक सेक्शन कट करा, ठीक है, कट करा सेक्शन तो आपको क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। अब फोर्सेस देख लो आप इसमें कैसे होने वाले हैं, ये मेंबर इधर, इसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए मेंबर पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे ऑलरेडी इधर लग रहा है एक फोर्स, और इसके इक्विलिब्रियम पे इस पे जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मेंबर किस में हुआ, ये टेंशन में, so member is in tension, member is in tension। कब टेंशन में होगा, जब फोर्स इज अवे फ्रॉम द पिन, when the force is away from the pin then the member is in tension। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया किस बेसिस पे मैं उसको टेंशन पे बोल रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या बोला हमने, इफ अ फोर्स इज टुवर्ड्स द पिन देन द मेंबर इज इन कंप्रेशन, देन द मेंबर इज इन कंप्रेशन। ठीक है, चलो कैसे बोल रहे हैं, अगेन सेम एग्जांपल लेंगे। सपोज ये कोई मेंबर है, ठीक, इस तरीके से, ये अगेन मैं यहां पे पिन बना लेता हूं। ठीक है, अब हम इस केस पे बोल रहे हैं कि फोर्स इज टुवर्ड्स द पिन, फोर्स इज टुवर्ड्स द पिन, फोर्स इज टुवर्ड्स द पिन। अगर फोर्स टुवर्ड्स द पिन होगा तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगने वाला है।
इसके फोर्स जस्ट अपोजिट लगने वाला है, तो कुछ इस तरीके से लगेगा, क्योंकि ये फोर्स आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस बेसिकली क्या है? एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हो? बैलेंस कंडीशन ना। तो बैलेंस कब होगा? देखो ये इसके जस्ट अपोजिट, ये इसके जस्ट अपोजिट, कैंसिल आउट होकर ही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा। वैसे ही सेम इस केस में हम बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स इज टूवर्ड्स द पिन, force is towards the pin, then member is in compression, then member is in compression. अब कंप्रेशन पे कैसे? अगेन चेक करने के लिए आप क्या एक सेक्शन कट करोगे, सिंपली एक सेक्शन हमने कट किया, ठीक है। अब सेक्शन कट किया है तो सिंपली आप सेक्शन को अलग अलग ड्रॉ करके देख लो किस तरीके का फोर्स लग रहा है उस पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, ठीक। अब इस पे किस तरीके से फोर्स लग रहा है? कुछ इस तरीके से। इसका जस्ट अपोजिट कैसे लगेगा? यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्यों बोल रहा हूं? सो दैट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो दैट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो दैट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। सो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि ये मेंबर किस में है? कंप्रेशन में। हमने सेक्शन कट करके भी देख लिया, ठीक है। सो मेंबर इज इन कंप्रेशन, मेंबर इज इन कंप्रेशन, ठीक है। तो मेंबर कंप्रेशन में कब होने वाला है? व्हेन द फोर्स इज टुवर्ड्स द पिन, दिस इज आवर पिन, व्हेन द फोर्स इज टुवर्ड्स द पिन देन द मेंबर इज इन कंप्रेशन, एंड व्हेन फोर्स इज अवे फ्रॉम द पिन, when the force is away from the pin then the member is in tension, then the member is in tension, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है। अब यहीं पे बहुत डाउट रहता है, आई होप आपको यहाँ पे सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टेंशन कंप्रेशन कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेंबर पे, ठीक है। उसका बेसिक क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे, देखो हम जॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं तो हमेशा फोर्स जॉइंट्स पे दिखाएंगे, फोर्सेस हम हमेशा जॉइंट्स पे दिखाएंगे। अब जॉइंट्स पे जिस तरीके का फोर्स होगा उसके बेसिस पे आप मेंबर पे लगने वाला फोर्स का नेचर भी बता सकते हो, ठीक है। मेंबर पे लगने वाले फोर्स का नेचर भी बता सकते हो, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम किसका कंसीडर कर रहे हैं? जॉइंट का। उसकी हेल्प से हम फोर्स पे मेंबर बताने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इतना बेसिक सी बात क्लियर हुई। अब हम बेसिकली हमें पता चल गया मेथड क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट किस तरीके हम सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, एंड द नेचर ऑफ फोर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो भी हमने डिस्कस कर चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बेसिकली इस क्वेश्चन में ही सारे के सारे कंसेप्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या आने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। वैसे इस क्वेश्चन में से मैग्नीट्यूड पूछा, बट आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे भी जहां पे बेसिकली आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्स इन मेंबर एस आर पूछा है। अच्छा, मैं जॉइंट आर की बात करूं तो कितने मेंबर है? 1 2 3, तीनों ही अननोन है तो नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि मैक्सिमम 2 ही अननोन्स होते हैं। इस केस में जॉइंट एस की बात करूं, 1 2 3 4 मेंबर है, चारों ही अननोन है तो पॉसिबिलिटी नहीं है सॉल्व करने की। क्या करूं? जॉइंट टी को देखो, चलो 1 2 3 4, अगेन 4 मेंबर, चारों अननोन, नहीं सॉल्व कर सकते। बट जॉइंट क्यू को देखूं तो 2 ही आपके अननोन है, 1 2, तीसरा तो सपोर्ट डायरेक्शन है, सपोर्ट डायरेक्शन तो मैं बेसिकली फाइंड आउट कर सकता हूं ना डायरेक्टली, ठीक है, सिंपल। तो सपोर्ट डायरेक्शन मुझे किसी तरह का एनी हाउ मुझे सपोर्ट डायरेक्शन पता चल गया, तो मैं मेरे पास कितना? 2 ही अननोन है, आर क्यू एंड टी क्यू, यही 2 अननोन है और मैक्सिमम 2 अननोन हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिस क्या है उसके पीछे कि 2 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है हमारे पास, तो मैक्सिमम 2 ही अननोन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जॉइंट सिलेक्ट करा, जॉइंट क्यू, सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया जॉइंट क्यू, ठीक है। जॉइंट क्यू हमने बेसिकली सिलेक्ट किया। अब जॉइंट क्यू सिलेक्ट किया तो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? 2 अननोन। सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? सपोर्ट डायरेक्शन। अच्छा, सपोर्ट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करें? क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम मानेंगे पूरे के पूरे ट्रस का। तो इक्विलिब्रियम मानना है तो आपको पता है एक एक्सटर्नल लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन का, डेफिनेटली सपोर्ट डायरेक्शन उसको बैलेंस करेंगी, सपोर्ट डायरेक्शन उसको बैलेंस करेंगी। आप पूरे इक्विलिब्रियम किसका मान रहे हो? पूरे के पूरे ट्रस का। देखो जॉइंट क्यू तो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बट सपोर्ट डायरेक्शन निकालना है पी वाई एंड क्यू वाई, तो मैं पूरी के पूरी एंटायर ट्रस का इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा। अब
पूरे के पूरे इक्विलिब्रियम ट्रस्ट अगर मैं मान रहा हूं तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, 30 किलोमीटर को कौन बैलेंस करने वाला है, दिस बोथ अपवर्ड फोर्सेस Py एंड Qy विल बैलेंस दिस पर्टिकुलर 30 किलोन्यूटन फोर्स। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन 0। ठीक है, ज्वाइंट क्यू हम बाद में लिखेंगे, सबसे स्पेसिफिक वरना आपको डाउट हो जाएगा यहाँ पे, ज्वाइंट क्यू बाद में लिखेंगे, सबसे पहले सपोर्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं Py प्लस PQ इक्वल्स टू 30 किलोमीटर है। अच्छा, किसी के अबाउट भी मोमेंट जीरो ले लूं, क्योंकि ये भी हिंज कंडीशन है, ये भी क्या हिंज कंडीशन है, यहाँ पे मोमेंट जीरो होने वाला है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज है, बट डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो आप किसी के अबाउट भी मोमेंट कंसीडर कर सकते हो, चाहे अगर आप P के अबाउट मोमेंट कंसीडर करो, चाहे Q के अबाउट मोमेंट कंसीडर करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, मोमेंट अबाउट किसके अबाउट मोमेंट जीरो ले, मोमेंट अबाउट सपोर्ट मैं P के अबाउट जीरो लेता हूं। ठीक है, अब P पे 30 किलो न्यूटन वाला फोर्स किस तरीके का मोमेंट लगा रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं 30 इंटू डिस्टेंस कितना है, क्योंकि 30 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, और लाइन ऑफ एक्शन से तो आप डिस्टेंस कंसीडर करते हो ना, 30 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्शन ये वर्टिकल डाउनवर्ड्स, डिस्टेंस 2। ठीक है, अब QY की लाइन ऑफ एक्शन जस्ट वर्टिकली अपवर्ड, डिस्टेंस कितना है 1 2 एंड 3 मीटर, बट इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली मेरे को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अब आइदर आपके ऊपर है, आप क्लॉक को नेगेटिव या एंटी क्लॉक को नेगेटिव ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो माइनस QY इंटू 3 इक्वल्स टू 0, एंटी क्लॉक था इसलिए नेगेटिव, ये क्लॉक पॉजिटिव, ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 3, आपका क्या आएगा QY का वैल्यू 20 किलो न्यूटन। ठीक है, अब सबसे सिंपल एक और बात यहां पे समझना कि जो आप फोर्सेस कैलकुलेट करते हो, अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, डिपेंडिंग आपने उसका क्या पहले डायरेक्शन माना, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो आपने एज्यूम करा है उसका डायरेक्शन वो सही है, उसका डायरेक्शन क्या सही है। अगर इन केस आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट सिंपली मीन्स कि आपने जो डायरेक्शन माना था वो गलत है, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने इन दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड्स माना, ये मुझे मालूम है, तो कॉमन सेंस आप बता सकते हो, बट पॉजिटिव मतलब मैंने इन दोनों को अपवर्ड्स माना, ये मेरा डायरेक्शन था और मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर भी पॉजिटिव आ गया, तो डेफिनेटली आपने जो डायरेक्शन मानी थी, अज्यूम करी थी, वो डेफिनेटली सही होने वाली है। ठीक है, चलो, तो QY का वैल्यू 20 आ चुका है, मुझे PY का जरूरत नहीं है तो मैं PY निकालता भी नहीं। ठीक है, तो मुझे QY का जरूरत है, मैं डायरेक्टली QY से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मैं ज्वाइंट एनालिसिस सबसे पहले Q का करूंगा फिर देन R का, क्योंकि मुझे SR चाहिए ना, फोर्स इन मेंबर SR। ठीक है, तो हमने क्या करा, ज्वाइंट Q सेलेक्ट कर लिया, ज्वाइंट Q सेलेक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ये आपका ज्वाइंट Q है। ठीक है, सबसे पहले हमने सपोर्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करी, देन अब ज्वाइंट Q को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली यहां पे क्या है, देखो ये तो आपको पता है डेफिनेटली, इस पे ऐसे लगने वाला फोर्स ये QY, ज्वाइंट पे अपवर्ड फोर्स लगने वाला है, ये दोनों कोलिनियर है डेफिनेटली, ये भी वर्टिकल डेफिनेटली, तो कोलिनियर है, इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ये लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंपली यहां से आपको क्या पता चला, जो मेंबर, ये कौन सा मेंबर हमारे पास RQ, दिस मेंबर इज RQ, तो फोर्स इन मेंबर RQ विल बी 20 किलो न्यूटन, ठीक, समझ में आ गई बात, क्योंकि कोलिनियर है डायरेक्टली, तो इसमें फोर्स इक्वली होना है। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड्स, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो बैलेंस करेंगे तभी जाकर आपका ज्वाइंट Q इक्विलिब्रियम में होने वाला है। ठीक है, मेंबर RQ आपको मिल गया, अब ज्वाइंट एनालिसिस करेंगे ज्वाइंट R का, ज्वाइंट R, we will do the analysis of joint R, ठीक है, अब देखो R ज्वाइंट को देखो किस तरीके से, अच्छा यहां पे आपको 1 मीटर डिस्टेंस दिया है, ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर दिया है, डेफिनेटली एंगल्स कितने होने वाले हैं, ये एंगल कितना होगा, एंगल्स कितने होंगे, ये 45, ये भी 45। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये 1 मीटर आपका स्क्वायर हो गया बेसिकली, तो आपको 45 डिग्री मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक, ज्वाइंट R है बेसिकली,
ये मेंबर हो गया आपका एस आर एंड दिस इज आर टी एंड दिस इज क्यू, दिस इज टी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है जॉइंट आर पे, बट डायरेक्शन तो सबसे पहले अज्यूम कर लें, डायरेक्शंस अज्यूम कर ले सबसे पहले। इधर ये सपोज ये जा रहा है अपवर्ड्स, ठीक है, मैं जॉइंट पे लगा रहा हूं फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स, ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स। दूसरा इसको मैं मान लेता हूं इधर की तरफ। देखो डायरेक्शंस हम अज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्शंस आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, एंड इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं। ये जो मैंने ब्लू मार्कर से डायरेक्शंस बनाई है, मैंने अज्यूम किया बेसिकली, ठीक है। अब इन डायरेक्शन के बेसिस पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो आपने अज्यूम करी है डायरेक्शंस वो सही होगी, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाऊंगा, बट मुझे मेंबर एस आर चाहिए, और मेंबर एस आर आपका किस में, कौन से कंडीशन में, कौन से उसमें, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो मैं यूज करने वाला हूं, फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल बी समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली एस आर, फोर्स इन मेंबर एस आर, ठीक है, ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, टुवर्ड्स राइट तो पॉजिटिव, इसको टुवर्ड्स लेफ्ट में मान लेता हूं, फोर्स इन मेंबर आर टी, ठीक है, cos 45 इक्वल्स टू 0। बट आर टी तो मुझे मालूम नहीं है ना, आर टी तो मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो मतलब मुझे पहले आर टी पता होगा, तभी जाकर मैं एस आर निकाल पाऊंगा, ये तभी जाकर मैं एस आर निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, एक तो मैंने यूज कर ली, मैं दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो आर टी वाले का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, आर क्यू। तो डेफिनेटली मैं आर क्यू के लिए लिखूंगा फोर्स इन मेंबर आर क्यू इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू इट, बेसिकली ये आर क्यू ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव मान लेता हूं इसको मैं, एंड ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव, तभी जाकर बैलेंस कर पाएगा। फोर्स इन मेंबर आर टी कॉस साइन 45 बेसिकली इक्वल्स टू 0, क्योंकि आर टी का एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि एस आर को बैलेंस कर रहा है, और आर टी का एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि आर क्यू को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है फोर्स इन आर क्यू तो ऑलरेडी आपको पता है 20 किलोमीटर, ठीक है। यहां से आपके पास आर टी निकल के आ जाएगा, आर टी की वैल्यू अगेन आप इसमें रखोगे, वहां से आपके पास एस आर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक तरीके आप यहां से इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, आपके पास मेंबर पे फोर्स आ जाएगा, ठीक है, आपके पास फोर्स आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इजी है मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ जॉइंट्स बहुत ज्यादा इजी है। आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको जॉइंट जो सेलेक्ट करना है वो इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि उसमें मैक्सिमम 2 ही अननोन हो, ठीक है, क्योंकि अपने पास 2 ही इक्वेशंस है। कौन सी इक्वेशन, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल, 2 ही इक्वेशंस है, तो 2 ही अननोन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। फिर आप ज्वाइंट एनालिसिस करते हो तो ज्वाइंट के बेसिस पे एनालिसिस करो तो फोर्स टुवर्ड्स ज्वाइंट दिखाओगे हमेशा, मतलब फोर्सेस जो आप दिखाओगे ज्वाइंट पे दिखा रहे हो, चाहे वो टुवर्ड्स हो चाहे अवे हो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमने जो इससे पहले डिस्कस करा, फोर्स पे मेंबर का अगर नेचर पूछा जाएगा तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर टुवर्ड्स द पिन हुआ, टुवर्ड्स द पिन हुआ तो मेंबर इज इन कंप्रेशन, एंड अगर अवे फ्रॉम द पिन हुआ तो मेंबर इज इन टेंशन। ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने सिंपली ज्वाइंट क्यू से सबसे पहले आर क्यू निकाला, आर क्यू की हेल्प से हमने क्या निकाला यहाँ पे, आर टी की हेल्प से हम निकालेंगे एस आर। बहुत ही सिंपल तरीके, आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इजी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा मेथड ऑफ सेक्शन, एंड उसका कंपैरिजन करने वाले मेथड ऑफ जॉइंट से कि बेसिकली वो किस तरीके से हेल्पफुल है। मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या क्या पॉइंट्स सिमिलैरिटीज है और क्या डिसिमिलैरिटीज है, और कौन सा मेथड कब ज्यादा यूजफुल होगा, वो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं।